क्या हो अगर ब्रह्मांड के अंत की जो तस्वीर आज का विज्ञान खींच रहा है, उसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही देख लिया था। आज हम इसी एक सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो नासा की खोजों पर हैं और एक वीडियो स्क्रिप्ट भी है जो इन सब को प्राचीन वैदिक दर्शन से जोड़ती है। और हमारा मिशन ये समझना है कि क्या आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म मतलब दो अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये बहुत गहरा है। देखिए, एक तरफ हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप का डेटा है, डार्क मैटर पर नई रिसर्च है, और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं जो एक कॉस्मिक रीसेट की बात करते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी पर है कि क्या इनके बीच कोई असली कनेक्शन है या हम बस यूं ही पैटर्न ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। इन दस्तावेजों में जो सबसे पहली और दिलचस्प बात है वो है 2026 की शुरुआत में नासा का जारी किया गया डार्क मैटर का अब तक का सबसे सटीक नक्शा। ये वही रहस्यमयी चीज है जो ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा है, पर हम उसे देख नहीं सकते। और यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प होती है। ये नक्शा दिखाता है कि ये जो अदृश्य शक्ति है, ये पूरे ब्रह्मांड में एक मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई है, और इसका खिंचाव हर आकाशगंगा को धीरे धीरे एक सेंटर की ओर वापस खींच रहा है। क्वांटम भौतिकी में इसे द एंड ऑफ एक्सपेंशन की शुरुआत माना जा सकता है। मतलब ब्रह्मांड जो बिग बैंग के बाद से लगातार फैल रहा था, वो अब थक रहा है। हाँ, एक तरह से जैसे एक रबर बैंड को आप खींचते जाएं और वो अपनी सीमा पर पहुंच जाए। अब वो वापस सिकुड़ने की तैयारी कर रहा है। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक भविष्य ऐसा भी है जहां सब कुछ वापस एक बिंदु में सिमट जाएगा, जिसे द बिग क्रंच कहते हैं। सिद्धांत तो यही कहता है। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, अरबों साल की, लेकिन भौतिकी के नियम इसी तरफ इशारा करते हैं। और ये सिर्फ एक ही खतरा नहीं है, इन दस्तावेजों में एक और ज्यादा नजदीकी चेतावनी का भी जिक्र है। आप नासा के सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन की बात कर रहे हैं, जो हमारे अपने सूरज के बारे में है। हाँ, वो सिमुलेशन दिखाते हैं कि जैसे जैसे सूरज अपनी हाइड्रोजन खत्म कर रहा है, उसका कोर और ज्यादा गर्म होता जा रहा है, और आगे जाकर ये गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि सूरज फैलना शुरू कर देगा, एक रेड जायंट बन जाएगा। और उसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वो पृथ्वी के महासागरों को उबाल सकती है। और ये कोई कल्पना नहीं, ये तारों के जीवन चक्र का एक स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है। तो हमारे पास दो तरह की वैज्ञानिक चेतावनियां हैं, एक ब्रह्मांडीय स्तर पर महासिमटाव और दूसरी हमारे सौर मंडल के स्तर पर महातपन। और यहीं से हमारे स्रोत इन खोजों को प्राचीन वैदिक अवधारणा प्रलय से जोड़ते हैं। सही कहा। और जैसे ही हम प्रलय शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में विनाश, तबाही, सब कुछ खत्म। बिल्कुल। लेकिन हमारी पड़ताल का सबसे मजेदार हिस्सा यहीं से शुरू होता है। विष्णु पुराण के अनुसार प्रलय का मतलब विनाश है ही नहीं। इसका जो मूल संस्कृत शब्द है ली, इसका मतलब है विलीन होना, मतलब घुल जाना। एक रीसेट। हाँ बिल्कुल, एक रीसेट, अंत नहीं। लेकिन एक मिनट, रीसेट शब्द सुनने में अच्छा लगता है, पर अगर सब कुछ जल रहा है या सिमट रहा है तो ये विनाश ही हुआ ना। इस रीसेट के बाद बचता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब चक्र की अवधारणा में है। इसे उस प्राचीन प्रतीक ओरोबोरोस की तरह सोचिए, वो सांप जो अपनी ही पूंछ खा रहा है। जहां अंत होता है वहीं से नई शुरुआत होती है। हाँ, प्रलय वो प्रक्रिया है जहां सृष्टि अपनी सारी जटिलता खोकर अपने मूल सरल रूप में वापस चली जाती है, ताकि वहां से एक नई ताजा सृष्टि फिर से जन्म ले सके। जैसे फसल काटना ताकि खेत अगली फसल के लिए तैयार हो। ठीक है, ये नजरिया तो पूरी सोच बदल देता है। तो ये कोई एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। आपके नोट्स में प्रलय के 4 अलग-अलग प्रकारों का जिक्र है। चलिए पहले से शुरू करते हैं, नित्य प्रलय। नित्य प्रलय सबसे सूक्ष्म है, और ये हर पल हो रहा है। इसके लिए हमें कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं, हमारे अपने शरीर के अंदर हो रहा है। हर सेकंड हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं मर रही हैं और लाखों नई बन रही हैं। ये है नित्य प्रलय। और ब्रह्मांड में? ब्रह्मांड में हर पल तारे मर रहे हैं और नए जन्म ले रहे हैं। ये हर पल मृत्यु और हर पल नए जीवन का चक्र है। वाह, तो इसका मतलब प्रलय कोई भविष्य की डरावनी घटना नहीं है, बल्कि वो मेरे और आपके अंदर भी इसी वक्त हो रहा है। बिल्कुल, ये तो सृष्टि के संतुलन का आधार है, वो मौलिक लय है जिस पर पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। ठीक है, तो ये हुआ सूक्ष्म स्तर का रीसेट।
अब उस बड़े वाले रीसेट की बात करते हैं जिसे आपने नासा की सूरज वाली भविष्यवाणी से जोड़ा था, नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। वैदिक समय के हिसाब से ये तब होता है जब ब्रह्मा अपना एक दिन पूरा करके रात में विश्राम के लिए जाते हैं। और उनका एक दिन तो हमारे अरबों सालों के बराबर है। हाँ, इस दौरान सृष्टि एक तरह की कॉस्मिक हाइबरनेशन में चली जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दौरान सूरज की गर्मी से तीनों लोक भू, भुआ, स्व जलकर भस्म हो जाते हैं और फिर सब शांत हो जाता है। तो जो नासा के सिमुलेशंस कह रहे हैं कि सूरज एक दिन पृथ्वी को निगल लेगा, वो इस हिसाब से कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक तयशुदा ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है, जैसे एक बहुत बड़े सिस्टम का प्लान किया हुआ शटडाउन। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, ये उस बड़े पैमाने के चक्र का एक चरण है, एक युग का अंत, ताकि नए युग की शुरुआत के लिए मंच तैयार हो। ये दिलचस्प है, लेकिन मैं उस पहली बात पर वापस जाना चाहती हूँ। हमने सूरज की गर्मी की बात की, लेकिन उस डार्क मैटर का क्या जो सब कुछ वापस खींच रहा है? वो तो एक ज्यादा मौलिक घटना लगती है। क्या वो भी किसी प्रलय से जुड़ता है? बिल्कुल, और आपका सवाल सीधे हमें तीसरे प्रलय पर ले आता है, प्राकृतिक प्रलय। देखिए, नैमित्तिक प्रलय में सृष्टि सिर्फ आराम करती है, लेकिन प्राकृतिक प्रलय में सृष्टि अपने मूल तत्वों में ही विलीन हो जाती है। पंच तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब अपने मूल कारण जिसे प्रकृति कहा गया है उसमें वापस घुल जाते हैं। अब इसे उस बिग क्रंच वाली थ्योरी से जोड़कर देखिए, वो भी तो यही कह रहा है ना कि पूरा ब्रह्मांड वापस एक बिंदु में सिमट रहेगा। तो प्राकृतिक प्रलय एक तरह का कॉस्मिक अंडू बटन है। हाँ, एक तरह से। और मजे की बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि आधुनिक विज्ञान में भी इससे मिलती जुलती एक थियरी है। कुछ वैज्ञानिक इसे एटॉमिक डिसोल्यूशन कहते हैं। मतलब एक समय ऐसा आ सकता है जब पदार्थ अपने सबसे मूल कणों में बिखर जाएगा। बिग बैंग अगर महाविस्फोट था तो ये उसका उल्टा एक महासिमटाव है। ठीक है, तो पहले 3 प्रलय भौतिक घटनाओं से जुड़े हैं, कोशिका के स्तर पर, सौर मंडल के स्तर पर, या पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर। लेकिन चौथा और अंतिम प्रकार भी है, आत्यांतिक प्रलय, जो पूरी तरह से अलग लगता है। ये चेतना से जुड़ा है। एकदम सही। आत्यांतिक प्रलय कोई बाहरी घटना नहीं है, ये एक आंतरिक घटना है। ये परम ज्ञान से मिलने वाली अंतिम मुक्ति है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ये तब होता है जब कोई ज्ञाता या ऑब्जर्वर इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल के नियमों को और इसके पीछे के सच को पूरी तरह जान लेता है। तब वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। ये तो बहुत गहरा है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ होती है, बल्कि ये वो है जिसे आप ज्ञान के जरिए हासिल करते हैं। ये सिस्टम से एक तरह का एग्जिट है। बिल्कुल। श्रुत में से एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक कॉन्सेप्ट से जोड़ा गया है। क्वांटम भौतिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट नाम की एक चीज है ना, कि किसी चीज को देखने का काम ही उसकी हकीकत को बदल सकता है। हाँ, आत्यंतिक प्रलय को आप उसका चरम रूप समझ सकती हैं, द फाइनल ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब देखने वाला ये जान लेता है कि वो और जिसे वो देख रहा है यानी ब्रह्मांड दोनों एक ही हैं, तो वो खेल से ही बाहर हो जाता है। उसकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना में मिल जाती है। यहाँ से हमारी बातचीत एक और भी रोमांचक मोड़ लेती है। वैदिक सिमुलेशन एक बहुत ही आधुनिक विचार सामने रखती है। ये विचार कि क्या ये संभव है कि ये पूरा ब्रह्मांड, जिसे हम ठोस हकीकत समझते हैं, असल में एक बहुत बड़ा जटिल कंप्यूटर सिमुलेशन है। और ये विचार सीधे सीधे वेदों की माया की अवधारणा से जुड़ता है। माया का मतलब सिर्फ भ्रम नहीं है, इसका गहरा मतलब है एक रची हुई वास्तविकता, वो पर्दा जो हमें असली सच देखने से रोकता है। अगर हम ब्रह्मांड को एक वैदिक सिमुलेशन की तरह देखें तो माया उस सिमुलेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम या कोड है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुक कर सवाल करना चाहूंगी। सिमुलेशन एक बहुत ही आधुनिक शब्द है। क्या हम वेदों की माया की अवधारणा पर इस आधुनिक विचार को जबरदस्ती थोप तो नहीं रहे हैं? नहीं, ये एक बहुत जायज सवाल है और इसका आधार है। देखिए, वेदांत दर्शन में माया को ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति कहा गया है। एक ऐसी शक्ति जो ये नाम रूप वाला जगत बनाती है। ये एक ऐसी वास्तविकता बनाती है जिसके अपने नियम हैं, अपनी भौतिकी है, अपना समय है, ठीक एक एडवांस सिमुलेशन की तरह। जैसे कोई वीडियो गेम? बिल्कुल, जैसे हम कोई बहुत एडवांस वीडियो गेम खेल रहे हों। हम भूल जाते हैं कि ये सब कोड पर चल रहा है। और अगर ये एक सिमुलेशन है तो इसका एक शटडाउन या रीसेट बटन भी होना चाहिए। हाँ, और इस नजरिए से प्रलय वही रीसेट बटन है।
जैसे हम विनाश समझते हैं वो असल में बस उस सिमुलेशन के एक चक्र को खत्म करना है ताकि एक नया अपडेटेड वर्जन शुरू हो सके। ये तो सीधे सीधे भगवान शिव के तांडव नृत्य की याद दिलाता है। तांडव को अक्सर विनाश का नृत्य समझा जाता है, लेकिन वो विनाश और सृजन दोनों का नृत्य है। बिल्कुल, वो पुराने थके हुए ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं ताकि एक नई सृष्टि के लिए जगह बन सके। ये तो एक इनफाइनाइट लूप जैसा लगता है, विनाश और सृजन का एक अनंत चक्र। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली सादृश्य है। तांडव उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है जो लगातार पुरानी संरचनाओं को तोड़कर नई बना रही है। सिमुलेशन थ्योरी के नजरिए से ये उस रीसेट प्रक्रिया का एक कलात्मक चित्रण है। तो इन सब बातों को समेटते हैं। हमने नासा की चेतावनियों से शुरू किया, फिर प्रलय के 4 प्रकारों को समझा और अंत में इसे वैविक सिमुलेशन से जोड़ा। तो इसका कुल मतलब क्या है? क्या हमें इन सब बातों से डरना चाहिए? स्रोतों के अनुसार और इस पूरी चर्चा के बाद जवाब है नहीं। अगर हम प्रलय को विनाश के बजाय एक रीसेट के रूप में देखें, एक बदलाव के रूप में, तो डर की कोई जगह नहीं बचती। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत की तैयारी है। जैसे पतझड़ पेड़ों के लिए अंत नहीं, वसंत की तैयारी है। और ये भी कितना अद्भुत है कि विज्ञान और आध्यात्म, जिन्हें अक्सर विरोधी माना जाता है, यहाँ एक ही बिंदु पर मिलते हुए दिख रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सच को समझने वाली 2 अलग-अलग भाषाएं हैं? हाँ, और विज्ञान अब धीरे धीरे उन्हीं सत्यों की पुष्टि कर रहा है जो हमारे वेदों में अद्वैत के रूप में हजारों सालों से हैं। अद्वैत का सिद्धांत कहता है कि सब कुछ एक ही है। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि हर कण दूसरे से क्वांटम स्तर पर जुड़ा है, तो वो अनजाने में अद्वैत की ही भाषा बोल रहे होते हैं। तो हाँ, एक अंतरिक्ष यात्री और एक ऋषि दोनों एक ही ब्रह्मांड को देख रहे हैं, बस उनके देखने का तरीका अलग है। तो आज के हमारे उस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि ब्रह्मांड के अंत की धारणा, चाहे वो नासा से आए या वेदों से, वो एक भयावह अंत की बजाय एक जरूरी और चक्रीय प्रक्रिया की ओर इशारा करती है। बिल्कुल, प्रलय का असली अर्थ विनाश नहीं, बल्कि एक रीसेट है, एक पुरानी व्यवस्था का विघटन ताकि एक नई सृष्टि का सृजन हो सके। ये विचार हमें विनाश के भय से मुक्त करता है। यह एक बहुत ही सशक्त और सकारात्मक दृष्टिकोण है जो डर की जगह जिज्ञासा पैदा करता है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। हमारे स्रोतों में आत्यंतिक प्रलय का जिक्र द फाइनल ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी परम ज्ञान से मिलने वाली मुक्ति के रूप में किया गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर यह ब्रह्मांड सच में एक सिमुलेशन है, एक माया है, और इससे अंतिम मुक्ति ज्ञान या चेतना से संभव है, तो इस ब्रह्मांडीय नाटक में हमारी अपनी चेतना की क्या भूमिका है? क्या ब्रह्मांड को सिर्फ देखना और समझना भी उसके अंतिम भाग्य में भाग लेने का एक तरीका है?